गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आज मैं आप बच्चों को एक प्रॉपर रिसर्च पेपर के थ्रू पढ़ाना चाहूँगा एग्रीकल्चर के फोर्थ लेक्चर पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ने के लिए सबसे पहले जो आपको पढ़ना जरूरी है वो है सप्लाई एंड डिमांड। ये देखिए, जो ये वैल्यू चेन एनालिसिस है ये बाद में, सॉरी यार मैं एक सेकेंड, हाँ, वैल्यू चेन एनालिसिस बाद में है, बट उससे पहले ये है। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर की स्टार्टिंग है मैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चन भी मैंने स्क्रिप्ट से उठाए हैं, तो एक बार सारे बच्चे उनके थोड़ा वो सारी चीज़ें देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हर एक क्वेश्चन को मैं, ये सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये, व्हाट इज ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फॉल इफ इट इज इनकरेक्ट और द स्पेस प्रोवाइडेड। ठीक है, ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक resources are provided by business firms to households। अब आंसर सामने है, लेकिन मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो बिजनेस फर्म के थ्रू एक घर गृहस्थी तक पहुंचाए जाते हैं। क्या ये सही है? बताओ। जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है, क्योंकि हाँ, बिजनेस फर्म जो होती हैं वही रिसोर्सेज को प्रोडक्ट्स बना के हाउस होल्ड तक पहुंचाती हैं। Value addition is an innovation that enhances or improves an existing product or introduces new product। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडिशन का मतलब होता है जो कोई प्रोडक्ट है पहले से, उस प्रोडक्ट में कुछ और इनहेंसमेंट करना, इनोवेट करना और कोई न्यू प्रोडक्ट बनाना, उसको बोलते हैं हम वैल्यू एडिशन। तो चीज में भी यही लिखा है कि वैल्यू एडिशन इंप्रूव करती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, इसलिए ये ट्रू है। ठीक है, within the managerial ranks, the number of the manager at each level increases as individual moves up from an operative to the executive level। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। बेसिकली मान लीजिए कि मैं पहले कोई वर्कर हूँ, वर्कर के बाद में थोड़ा सुपरवाइजर बना, सुपरवाइजर के बाद में मैनेजर बना, तो ऐसे जब मेरा स्टेप ऊपर होता जाएगा ना, तो मेरे भी जो ऊपर वाला होगा, जो मेरा मैनेजर होगा, वो भी मेरा मेरा जो सुपरवाइजर होगा, सुपरवाइजर से वो मैनेजर बना होगा, तो मैं उसकी पोस्ट पे जाऊंगा। प्रमोशन होता है, पोस्ट इंक्रीज नहीं होती है। रेयरली जब तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बड़ा होता है तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस पे मल्टीपल मैनेजर सिट डाउन हो सकते हैं, अदरवाइज पोस्ट नहीं इंक्रीज होती है। ठीक है, रैंक इंक्रीज होती है। तो इसने कहा है कि द नंबर ऑफ मैनेजर्स एट ईच लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये गलत है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ डिसीजन मेड एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट,
द मोर द कंपनी इज डिसेंट्रलाइज्ड। अब बताओ कोई किसका मतलब। ट्रू तो चलो आपको आंसर दिख रहा है, लेकिन इसका कोई मतलब बताया। Greater the number of decision made at the lower level of management, the more the company is decentralized। बताओ कोई। इसके कहने का मतलब ये है कि जितने ज्यादा डिसीजंस लोअर लेवल पे बढ़ते जाएंगे, तो जो अथॉरिटी है अपर लेवल पे उनके हाथ में डिसीजन पावर कम होती जाएगी। तो कंपनी में इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती जाएगी। तो कंपनी में डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ जाएगा। क्या ये सही है कि गलत है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका मतलब ये था। ये थ्योरी मैंने अब तक आप पढ़ा ही नहीं है, तो इस थ्योरी को छोड़िए। द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोल प्रोसेस इज एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स। कंट्रोल प्रोसेसेस मैंने आपको अभी तक ढंग से अच्छी तरीके से बताया नहीं है। फीड कंट्रोल, ओके, द टर्म स्टेट ऑफ नेचर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इवेंट फ्लो मैनेजर कंट्रोल। द प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग, एक सेकंड के लिए रुकिए, ये खत्म हो जाने दीजिए। मैंने भी ऑनलाइन ऑनलाइन टेस्ट लिया है, मगर थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए एक बार इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए। हाँ जी। हाँ, मल्टीपल चॉइसेस। अब आइए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल फॉर सक्सेसफुल एग्री बिजनेस फंक्शनिंग: efficient management, proper plant location, sound organization, none of the above. One of the following is not essential for a successful agribusiness functioning. अब कई बच्चे बोलेंगे साउंड ऑर्गेनाइजेशन। साउंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब नहीं है कि आपको डीजे सेटअप लगाना है। साउंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है गुड, मतलब कि अच्छी तरीके से रन करने वाला ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर प्लांट लोकेशन, लोकेशन का प्रॉपर और एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट? ये मैंने आपको बताया था। इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सप्लाईज, न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कल्चरल एनवायरमेंट। अब ये देखिए, पहली और दूसरी टर्म को तो वैसे हटा दीजिए। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट टर्म है, माइक्रो इन्वायरमेंट के दोनों पार्ट है। इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, सारी चीजें आपको बताई थी। जो जैसे कि सिमिलर इवेंट ऑर्गेनाइज, जैसे एक उसमें होता है ना, एक पेस्टल एनालिसिस होता है। वो तो चलो आपके इस मैनेजमेंट के लिए नहीं है, बट मैनेजमेंट में ही ज़्यादातर ये पेस्टल एनालिसिस वगैरह करता है। तो इसमें क्या चीज़ नहीं आएगी? माइक्रो एनवायरनमेंट होते हैं जो इनिशियल लेवल ऑफ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स होते हैं ना, उनको माइक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो ये बेसिकली सप्लाईज उसका फैक्टर नहीं है। सप्लाईज जब आती है जब हम जनरेट करना कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ एन एग्री बिजनेस? बताओ। ठीक है, एक मैं आपको समझाता हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, कौन सा फीचर नहीं है एग्री बिजनेस का और रॉन्ग स्टेटमेंट है? ठीक है। मोस्ट एग्री बिजनेसेस टेंड्स टू बी लार्ज व्हेन कंपेयर्ड टू अदर बिजनेसेस। मोस्ट एग्री बिजनेसेस टेंड्स टू बी लार्ज व्हेन कंपेयर्ड टू अदर बिजनेसेस। तो क्या रॉन्ग है कि सही है? इसका मतलब ये है कि जब एग्री बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो वो किसी भी बिजनेस के कंपेयर में थोड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि हमें पूरा लोकेशन सेटअप उसका बहुत बड़ा होता है। अनलाइक अदर बिजनेसेस एंड एग्री बिजनेस डील्स विद द बेसिक प्रोड्यूसर ऑफ इट्स रॉ प्रोडक्ट। ऑब्वियसली जो एग्री बिजनेस का बिजनेसमैन है वो किससे डील करेगा? जो रॉ प्रोडक्ट उगा रहा है, सबसे पहले उसी से स्टार्ट करेगा। जो भाई धान उगा रहा है तो धान वाले से कॉन्टेक्ट करेगा ना। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज मोर डिफिकल्ट इन एग्री बिजनेसेस देन अदर बिजनेसेस। इसका मतलब मैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब कि एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में डिफर करना।
ठीक है। द साइज ऑफ एन एग्री बिजनेसेस डज नॉट अलाउ मोनोपोली लाइन एंटरप्राइज, अलाउ करती है कि अगर इफ आप सिंगल सेक्टर में बहुत, काफी आपको मैंने कंपनी उस दिन बताई थी एग्रो बिजनेसेस में, काफी सारी कंपनियां मैंने आपको बताई थी, गोदरेज वगैरह की जो कंपनियां बताई थी जो कर रही हैं, R&D डेवलपमेंट सेक्टर्स भी बताई थी मैंने आपको सारी, काफी सारी। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्यों है तो बताया मुझे। बेसिकली आप देखिए ना, डिफिकल्टी क्या है प्रोडक्ट डिफिशियंसी, फिक्स है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, रॉ प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट्स, और मशीनरी, टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन। इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इतना टफ नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। चलो ये बच्चे, ये तो हर कोई बताएगा, इसका आंसर मैं छुपा लेता हूँ। देयर इज एन शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन द एग्री बिजनेसेस फॉर्म। क्या ये प्रॉब्लम नहीं है? ये प्रॉब्लम है। आज के टाइम पे शॉर्टेज होगी तो एग्रीकल्चर फर्म्स कैसे चलेंगी? व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस प्राइस आल्सो इंक्रीजेस। गलत। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो प्राइस घटेगा। देयर इज अ स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ग्रेटर ग्रेटर तो कर नहीं सकते ना। देयर इज अ वीक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन ऑफ दिस नॉट अ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का आपको प्रॉब्लम बतानी है, तो बेसिकली प्रॉब्लम तो केवल एक ही है। बेसिकली इसका अगर आप ये स्टेटमेंट देखो, व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस प्राइस आल्सो इंक्रीजेस, तो ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, से आगे हम बढ़ते हैं। द प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग सब सिस्टम ऑफ एग्री बिजनेसेस क्रिएट्स वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ यूटिलिटी: प्लेस यूटिलिटी, लोकेशन यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। बताओ। बेसिकली इन दोनों के लिए हमें क्या चीज चाहिए, पहले ये देख लीजिए। प्लेस चाहिए, लोकेशन चाहिए, फॉर्म चाहिए, टाइम चाहिए। प्रोसेसिंग करने के लिए प्लेस, जगह चाहिए, लोकेशन चाहिए, वक्त चाहिए। ये तो फॉर्म तो लास्ट में आएगी ना, मैन्युफैक्चर्ड कर दिया तो लास्ट चीज है। देयर थर्ड, ये क्रिएट करेगी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सब सिस्टम से फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट होगी, उसकी रॉ प्रोडक्ट की एक फॉर्म बनेगी। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? इथोपिया। इथोपिया आप लोग मैंने अब तक पढ़ाया नहीं है। हाँ ये बताओ। ठीक है, ऑप्शन का है आपका, इट इज अ डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। लास्ट वाला ऑप्शन देख लो पहले, इट इज अ डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। और वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, इट इज एन ऑल परवेसिव, इट इज एन, इट इज टेंजिबल, इट इज एन डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। देखो ये अलग नहीं है किसी चीज से, टेंजिबल नहीं है, इट इज एन ऑल परसिव परवेसिव नहीं है, सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, ये कोई गवर्नमेंट तो है नहीं, सिस्टम ऑफ क्या अथॉरिटी का सिस्टम होगा, नहीं है। ठीक है, स्किल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड टू टॉप मैनेजमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर? चलो ये तो कोई भी बता सकता है, ये कोई एग्री बिजनेस का पर्सनल क्वेश्चन नहीं है। कंसेप्चुअल, इंटरपर्सनल, टेक्निकल, इंटरपर्सनल, टेक्निकल, कंसेप्चुअल, टेक्निकल, इंटरपर्सनल, कंसेप्चुअल, टेक्निकल, कंसेप्चुअल, इंटरपर्सनल। बताओ। पहले कंसेप्ट बनाओगे, फिर टेक्निकलिटी की और टेक्निकलिटी की तरफ बढ़ोगे, फिर जाके इंटरपर्सनैलिटी बढ़ाओगे। किस चीज़ की तरफ सबसे पहले जाओगे? सबसे पहले हुआ टेक्निकलिटी। हाँ, किस चीज़ का टेक्निकल एस्पेक्ट सबसे पहले समझोगे, उसके बाद पूरा कंसेप्चुअलिटी उसकी क्रिएट करोगे, फिर जाके होगी इंटरपर्सनैलिटी। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको बाकी बाद में करवाऊंगा, क्योंकि आगे शॉर्ट आंसर टाइप कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि राइट। ये मैं आपको एक काम करता हूँ, ये एग्जैक्टली आप 1 मिनट का सब पॉज लें, इसके जस्ट बाद मैं स्टार्ट करूंगा सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि उसके बाद मैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पढ़ाऊंगा।
तो बेसिकली सप्लाई और डिमांड पढ़ने से पहले हर कोई बच्चा मुझे ये सब बताओ कि व्हाट इज सप्लाई और डिमांड। एग्री बिजनेसेस में पढ़ने से पहले सब पहले ये बताओ व्हाट इज सप्लाई। सप्लाई क्या होती है? कोई ये मत बोलना कि आयात निर्यात। आयात निर्यात तो बेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है। सप्लाई का मतलब होता है किसी चीज की आवागमन। जैसे कि मैं किसी चीज को उगा रहा हूँ तो उसकी सप्लाई है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एब्स्ट्रैक्ट देखिए आप। अ मार्केट टू बेसिक अ मार्केट्स टू बेसिक कंपोनेंट्स आर सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। When creating and selling a product, supply defines how producer and manufacturers, large or small, react or behave in the marketplace. जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है और बेचा जाता है ना, तो सप्लाई ही ये चीज बताती है कैसे बनाने वाला और कैसे उगाने वाला, चाहे वो छोटे स्केल पे हो चाहे बड़े स्केल पे हो, वो मार्केट को कैसे कंसाइज करेंगे, ठीक है। वो दर्शाती है सप्लाई एंड चेन, सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। Understanding how factors influence supply issues in the past will aid farm managers in understanding future supply chances. जैसे कि हम इसमें ट्रेंड्स देखते हैं, ठीक है। हम इसमें ट्रेंड्स देखते हैं कि पहले जो सप्लाई रही थी, जो पहले सप्लाईज थी, वो अभी किस तरीके से पुराने जो इश्यूज थे उनसे डील करके फार्म मैनेजर्स को कैसे प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। वो हम आगे की सप्लाई क्रिएट, मतलब कि पुराने ट्रेंड्स को देख के हम आगे की सप्लाई ट्रेंड को समझते हैं। इसमें ट्रेंड एनालिसिस भी बहुत, ट्रेंड एनालिसिस की प्रॉपर एक पोस्ट होती है, आपको पता है। जैसे बिजनेस एनालिटिक होते हैं, ऐसे ट्रेंड एनालिटिक होते हैं। काफी ट्रेंड चार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। This chapter explains the dynamics demand and supply in agriculture marketing. The concept of supply refers to the decision made by the producer regarding the manufacturer and selling of the commodity. वो तो केवल चैप्टर का डिस्क्रिप्शन है। वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस सप्लाई डिसीजंस, ठीक है। काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई की चेन को इन्फ्लुएंस करते हैं। These elements include the product's price. Obviously, सप्लाई को, अब सप्लाई बढ़ेगी घटेगी वो तो प्रोडक्ट की प्राइस पे तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, कितने लोग उगा रहे हैं। इनपुट कॉस्ट, उसकी कॉस्ट क्या है, आपने उसमें कितना लगाया है। टेक्निकल एडवांसमेंट, आपने उसमें क्या इनोवेशंस वगैरह किए हैं, वो भी एड ऑन उस पर अफेक्ट करेगी। द प्राइस ऑफ अल्टरनेटिव पॉसिबल प्रोडक्ट्स, उनके कोई पॉसिबल अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं, कंपटीशन हो गया। अनकंट्रोलेबल फैक्टर सच एज वेदर। वेदर तो एग्रीकल्चर बिजनेस, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो और बिजनेस, आप उसमें ये नहीं पढ़ो कि वेदर वगैरह कैसे, तो वो तो मेन चीज है, ठीक है। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई describes the link between the amount supplied and the price. Basically, सप्लाई की इलास्टिसिटी एक कर्व होता है बेटा। मैं आप लोगों को कर्व जैसे समझाऊं, ऐसे मान लीजिए। अब ये है मेरा ऐसा एक चार्ट है, ठीक है। यहाँ, सॉरी बेटा डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, तो ठीक है। यहाँ सप्लाई है, ठीक है। यहाँ प्राइस है। यहाँ प्राइस नहीं, सॉरी, डिमांड है, डिमांड।
इसकी एक इलास्टिसिटी फैक्टर एक होता है। अब ये देखिए पूरा ये पूरा स्ट्रेट लाइन कर्व है, ठीक है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन एक कर्व है पूरा पूरा। तो ये ऐसे इसकी इलास्टिसिटी डिफाइन होती है, जो ग्राफ होता है ना उसकी इलास्टिसिटी पे फर्क पड़ता है। अब इसमें इन्होंने कीवर्ड्स पहले बता दिए कि भाई मार्केट प्लेस, डायनेमिक डिमांड, फैक्टर्स एंड लिंक, ये सब आपको देखना है। लिंक दे आपको सप्लाई एंड प्राइस के बिटवीन में लिंक देखना है, मार्केट प्लेस समझना है आपको, और फैक्टर समझना है। ये इसका एब्स्ट्रैक्शन है, ये पूरा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका एब्स्ट्रैक्शन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इंट्रोडक्शन। Management can be defined as the articulate process by which any system systematically combines all of its resources in the organization, ranging from financial to human capital, by effectively and efficiently coordinating them in a manner that ensures that the system's cardinal objectives and the goal are met. बेसिकली यहाँ मैनेजमेंट को समझाया जा रहा है। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके को सही तरीके से करके उसको सिस्टमेटिकली सारी चीज़ों को जोड़ के उसमें रिसोर्सेज लगाना, अपने अपना जितना भी पैसा लगाना, और चाहे पैसा हुआ, लेबर हुई, सब कुछ लगाना और इफेक्टिवली मतलब अच्छी तरीके से काम करना, और उसके उसका नतीजा अच्छी तरीके से निकलना, ये एक सिस्टम की बैकबोन है। बैकबोन समझते हो, रीढ़ की हड्डी है। मतलब एक मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसे डिफाइंड ऐसे किया जा सकता है, ये एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है कि जिसको सिस्टमेटिकली कंबाइंड करके ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज सब कुछ लगा के और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करके एक सिस्टम की कार्डिनल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उनके प्रॉपर गोल होते हैं और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको मीटअप किया जा सकता है। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कंसंट्रेशन एंड इट्स इंटीग्रेशन with financial, industrial, commercial capital manifested itself in the strengthening of technological, economic, and social relationships between agriculture and industries and the financial sector of the economy in a serious organizational restructuring of agriculture. First and foremost, strengthening and the coordination of its specializations and the emergence of new forms regulating the agriculture sector. ये ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैं बताता हूँ। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का विकास और उसका फैलाव और उसका जुड़ाव किनके साथ? फाइनेंशियल पैसे के साथ, इंडस्ट्रियल उद्योगकरण के साथ, कमर्शियल कैपिटल जो सेलिंग पर्पजेस के लिए उगाई जाती है चीजें, और खुद को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी से इंड्यूस्ड होना, इकोनॉमिकली हेल्प करना देख देख कंट्री को, सोशल रिलेशनशिप डेवलप करना एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में, एंड द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन एग्रीकल्चर है। मतलब कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये चीज समझिए कि कोऑर्डिनेशन एक स्पेशलाइज्ड लिंक है इनके बीच में। ये इन्होंने केवल एक लाइन में यहां से यहां समझा दिया है। ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली इन सबके साथ ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। अभी इंटरकनेक्टेड है तो इनका जो लिंक है वो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है। अब ये इसमें आपको ये सब नहीं बना, डेविसन गोल्डबर्ग ये सब नहीं बना। पेपर रिप्रेजेंटेड इन बोस्टन डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ्रेंस द सम ऑफ टोटल ऑल ऑपरेशन इन द प्रोडक्शन एंड यूजिंग ऑफ फूड एंड फाइबर व्हिच इज द थ्री इंडिपेंडेंट सेक्टर्स इन द ग्लोबल सिस्टम। हाँ, ये थोड़ा मैं आप समझिए, मतलब कि ये समझिए कि किसी ने अपनी रिसर्च में, आपको ये नहीं उनके नाम नहीं पता, बेसिकली बता देता हूँ। डेविसन गोल्डबर्ग ने द सम टोटल ऑफ all operations involved in production and distribution of food and fiber, बेसिकली जहां से काफी ऐसी फूड एंड फाइबर दोनों एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट हैं, विच डिस्क्राइब थ्री इंडिपेंडेंट सेक्टर्स ऑफ अ ग्लोबल फूड सिस्टम। उन्होंने ये बात कही है तो ये पढ़ना पड़ेगा हमें। इट रिप्रेजेंट अ थ्री पार्ट सिस्टम कंप्राइज द एग्रीकल्चर इंक्लूड सेक्टर, एग्रीकल्चर में कितना चीजें लगी है, द प्रोडक्शन सेक्टर, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, द प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सॉरी बच्चों, 2 मिनट का वेट करो।
बच्चों आप इस पूरे पैराग्राफ को डिमांड एंड सप्लाई तक के को, ठीक है, रीड आउट करो। मैं जस्ट 2 to 4 मिनट्स में आ रहा हूँ। हाँ बच्चों, तो मैंने आपको बताया था यहाँ तक।
हाँ बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन सेक्टर ये फूड ग्लोबल फूड सिस्टम को कैसे तीन चीज़ें अफेक्ट करती हैं कि एग्रीकल्चर में क्या इनपुट हुआ है, प्रोडक्शन सेक्टर में क्या है, और प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ये तीन सेक्टर, एग्रीकल्चर इनपुट सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर और प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चर सेक्टर, आप लोगों ने ये सब तो पढ़ ही लिया होगा। इसके आगे मैं डिमांड एंड सप्लाई डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमें कैसे भी कवर करना है डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद क्योंकि हम कल बेसिकली इसके सप्लाई चेन मैनेजमेंट की कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, फिर हमें एलोवेरा भी स्टार्ट करना है, थोड़ा लेट हो जाएंगे हम इसलिए। सप्लाई एंड डिमांड आर वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड इट इज सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी। बेसिकली कहना चाह रहा है किसी भी एक जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव होता है किसी भी जगह का, वो प्रिंसिपल जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी जो नींव है वो सप्लाई एंड डिमांड है, किसी भी एक मार्केट इकोनॉमी की, व्यवसायीकरण जो होता है किसी भी चीज का। ठीक है। किसी भी तरह की आर्थिक चीज का जो पहला मुख्य कारण होता है वो सप्लाई एंड डिमांड, उसकी नींव रखी जाती है। वायर बायर्स वांट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस दे कैन गेट। बायर्स चाहते हैं कि उनको कितनी सर्विस और कितना प्रोडक्ट चाहिए, जो उन्हें चाहिए चाहिए। द क्वांटिटी इज डिमांडेड इज द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट पीपल्स आर विलिंग टू बाय एट द स्पेसिफिक प्राइस। द डिमांड रिलेशनशिप इज द लिंक बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो प्राइस होती है, ठीक है, अब जो जितनी डिमांड होगी, ठीक है, द डिमांड जो डिमांड का रिलेशनशिप है वो प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर है। ठीक है, मान लीजिए इतनी क्वांटिटी उसने डिमांड करी है तो उस हिसाब से प्राइस होगी। प्राइस सिमिलरली जो मैंने आपको ऊपर ग्राफ नहीं बताया था, ये वाला, ये भी, ये प्राइस एंड सिमिलर क्वांटिटी है। अगर प्राइस बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, ओ सॉरी, क्वांटिटी ज़्यादा अमाउंट में होगी तो प्राइस भी उस हिसाब से चलेगी। मतलब ये दोनों का प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ है ये। ठीक है। द अमाउंट ऑफ सप्लाई शोज हाउ मच द मार्केट, सॉरी, द अमाउंट ऑफ सप्लाई शोज हाउ मच द मार्केट कैन प्रोवाइड। सप्लाई का मतलब ये होता है कि मार्केट कितनी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। द क्वांटिटी सप्लाइड refers to the amount of specific goods that a producer is ready to supply in exchange for a specific price। बेसिकली ये कहना चाह रहा है, तो क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब होता है जितनी क्वांटिटी सप्लाई की गई, उसका मतलब ये होता है कि इतने पैसे के बदले में इतनी चीजें मैं आपको दे सकता हूँ। द सप्लाई रिलेशनशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइसिंग हाउ मच एन आइटम और अ सर्विस इज प्रोवाइडेड टू द मार्केट। बेसिकली कितना आइटम और कितनी सर्विस है जो मार्केट में प्रोवाइड की जाएगी। मैनेजमेंट इन सप्लाई चेन, अब मैनेजमेंट ये पढ़िए आप। द करंट मार्केट इज कॉम्पिटिटिवनेस एंड नेसेसिटीज, द करंट मार्केट, sorry, the current market is competitive and necessities manufacturing companies that integrate their capabilities known as a supply chain. The democratization of the demarcation of this network means managing relationship upstream and downstream with the goal of being capable sustainable by optimizing its supply and demand to offer a value added product। बेसिकली आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था सबसे पहला, यही क्वेश्चन बताया, वैल्यू एडिशन इज इनोवेशन एग्जिटिंग प्रोडक्ट्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब ये एक कंपनी के गोल को समझिए आप। कंपनी का गोल क्या होता है कि वो एक सारी कंपनियों के बीच में चेन मैनेजमेंट करे, लिंक क्रिएट करे, कोऑर्डिनेशन करे, जिससे वो क्या कर सकती है, अपनी सप्लाई और डिमांड को ऑप्टिमाइज कर सकती है और एक प्रोडक्ट को एनहांस करके, इनोवेट करके, वैल्यू एडिड करके मार्केट में उतार सकती है। The focus in managing supply chain in recent decades has been on the integration and efficiency of their total performance. That is all linked activities from the transfer of raw material to the final customer। बेसिकली आज के टाइम पे जो सप्लाई चेन का मेन कारण है वो यही है कि उनको एक अच्छी परफॉर्मेंस अपनी सर्विसेज में, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज, रॉ प्रोडक्ट रॉ प्रोडक्ट टू फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने में, वो उनको बेस्ट चाहिए। ठीक है। ये पढ़ लिया आपने मैनेजमेंट इन सप्लाई चेन, ये समझा। अब मैनेजमेंट इन डिमांड चेन, डिमांड को कैसे अफेक्ट होगा ये,
भाई सप्लाई में तो आपने क्या चीज़ पढ़ी? सप्लाई का मतलब ये होता है बेसिकली मैं कितनी सप्लाई करूंगा, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करूंगा, अलग अलग कंपनियों से कोऑर्डिनेट करूंगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों सेक्टरों को देखूंगा, और फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आगे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। डिमांड मैनेजमेंट इज अ सप्लाई नेटवर्क ओरिजिनेट्स विद द पब्लिकेशन ऑफ द, नहीं ये मत समझिए, ये तो आपको ओरिजिन नहीं देखना। हाँ यहाँ देखिए, there is not much difference between the demand chain and the supply chain where it comes to full network of a organization involved. Thus it is not just about a forecasting methodology of short or demand or pattern that that products follow, but also depends on the management of managed collaboration within itself. बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि डिमांड और सप्लाई में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सेम टाइम के इंक्लूड है इसमें। क्योंकि डिमांड का मतलब क्या है कि मार्केट में आजकल डिमांड किस चीज़ की बढ़ रही है, तो सप्लाई भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। समझ रहे हो? भाई आपको मैंने ये ग्राफ समझाया, अपने ग्राफ समझा डिमांड और सप्लाई, तो डिमांड जैसे बढ़ेगी वैसे सप्लाई भी बढ़ेगी। ठीक है। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई नहीं है, मतलब क्या हो रहा है? रिसेशन हो रहा है। लेकिन मार्केट में सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड नहीं बढ़ रही है, तो तो और खराब है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। द सप्लाई चेन इन एग्री बिजनेस। अब आपको मैंने डिमांड और सप्लाई वैसे समझा दिए, अब एग्री बिजनेस में कैसे ही होगी, ठीक है वो देखिए। द सप्लाई चेन इन एग्री बिजनेस कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, farmer, cooperatives, logistic centers, suppliers, intermediaries, processing, transportation, distribution companies, consumers, who are interconnected throughout the network, where there are important factors to understand this its complexity in order to project its demand, because its parameters are not punctual and the daily demand management is low, such as product seasonality। बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि तो एग्री बिजनेस में जो सप्लाई चेन है उसमें ये सारे की फैक्टर है, कौन कौन से पहले समझिए। प्रोड्यूसर, फार्मर, कोऑपरेटिव, लॉजिस्टिक सेंटर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, कंज्यूमर। मतलब उगाने से लेके एंड तक ये लोग उसमें इंक्लूड है। ठीक है। और ये एक चीज भी बताना चाह रहा है, क्योंकि इसने आगे क्या लिखा हुआ है, आगे से निकाला, बिकॉज इट्स पैरामीटर आर नॉट पंचुअल एंड द डेली डिमांड मैनेजमेंट इज लो, सच एज प्रोडक्ट सीजनलिटी। बेसिकली यार क्या है ना कि एग्रीकल्चर में सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपको पहले दिन ही बोला था। द वॉल्यूम ऑफ द सप्लाई एंड द पेरिशेबिलिटी। बेसिकली क्या है ना कि इस सेक्टर में ऐसा है कि सीजन वाइज है, जैसे मान लीजिए यार इस सीजन में मैं कुछ फसल बोता हूँ, अब उनको फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी उग जाती है, पानी की जरूरत नहीं है, फिर भी और भी मशीनरी की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो उस सीजन में नहीं चलेंगी वो चीजें। मतलब सीजन वाइज इसमें अफेक्ट होती है इसकी डिमांड, ठीक है, और सप्लाई। क्योंकि जिस सीजन जिस समय जरूरत होगी, अब क्या है ना कि जो एग्रीकल्चरल जितना भी मार्केट है वो सीजनल मार्केट बहुत है। ठीक है। सीजनल बेस्ड मार्केट हो गया, और तो और जियोग्राफी बेस्ड मार्केट हो गया। ठीक है। वो भी देखिए आप, जियोग्राफी बेस्ड भी बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है। इसके आगे देखिए, गिवन द सेक्टर्स कॉम्प्लेक्सिटी it is well recognized that both producer and agricultural processors struggle to receive reliable and timely demand information। बेसिकली अब ये सीजनलिटी के कारण क्या होता है ना कि उन लोगों को टाइमली डिमांड की जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाती, जिसके कारण ये बहुत अफेक्ट होता है। ठीक है। अब और समझिए इसको आगे, कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रोस्पेक्ट्स इन दिस एरिया आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द नेटवर्क रिलेशनशिप एंड द एफिशिएंट यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू कंट्रोल फ्यूचर डिमांड। बेसिकली इसमें क्या है ना कि इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में एक ही मेन चीज है कि आप अपने रिसोर्स को कैसे यूज कर रहे हैं, और जो फ्यूचर में डिमांड जो आने वाली है उनको कैसे आप उनको कंट्रोल करने के लिए अभी के जो रिसोर्सेज है उन पे कैसे आप में फोकस कर रहे हैं। समझ गए?
आगे समझिए। अब द मॉडल प्रोपोज्ड इन द कंसिस्ट ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ डिमांड मैनेजमेंट फिगर टू। आपको तो मैं सॉरी 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 बच्चों, हाँ यहाँ से देखिए ना। द फॉलोइंग 5 मेजर प्रोसेसेस आर कंसिडर्ड एज द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फोरकास्टिंग, डिमांड सेगमेंटेशन, सेल्स, ऑपरेशन, प्लानिंग, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले आपने 5 पहले ऊपर के देख लिए, अब ये डायग्राम समझाऊंगा मैं आपको। इसको समझिए आप डायग्राम। एग्री फूड सप्लाई चेन, जेनेटिक्स एंड सीड स्टॉक्स। पहले ऊपर की लाइन देखिए आप। इनपुट सप्लायर्स, ठीक है, फार्मर्स, इंटरमीडियरीज, एसोसिएशन कोऑपरेटिव जो होते हैं, प्रोसेसर, रिटेलर्स, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर तक अपन को पहुंचाना है अपना प्रोडक्ट, ठीक है। फाइनल गोल अपना वही है। प्रोसेस में देखिए, डिमांड मैनेजमेंट फोरकास्ट, भाई डिमांड कब कब बढ़ती है उसके ट्रेंड्स अपने को देखने पड़ेंगे। सेगमेंटेशन देखनी पड़ेगी। एसओपी, बताइए एसओपी कोई बच्चा जानता है यहाँ पे एस एंड ओपी क्या होता है? किसी ने अगर बिजनेस एनालिटिक्स यहाँ पे की हुई है तो मुझे समझाओ, एस एंड ओपी क्या होगा? बेसिकली एस एंड ओपी, यार तुम लोगों ने बिजनेस एनालिटिकल में थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा कुछ भी। बच्चों एस एंड ओपी का मतलब होता है सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। क्योंकि आप क्या बेच रहे हैं, उसमें वैल्यू एडिशन कैसे हो सकती है, और उसमें क्या इनोवेशन हो सकते हैं, वो यहीं से होती है। ठीक है, सस्टेनेबल कैसे आ करते हैं। वेयर हाउस, अब आपने, आपको बताइए क्योंकि मार्केट ही सीजनल है, तो आपको प्रोडक्ट्स तो स्टॉक्स में रखने पड़ेंगे, तो वेयर हाउस जरूरी है। और ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो देखो सारे बिजनेसेस में ही है, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो, ठीक है। तो ऐसे इसकी ये प्रोसेस है इसका ये। बाद में एट्रीब्यूट्स देखो इसका, स्टेटिस्टिक विद स्टेबल वेरिएबिलिटी, क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड फोरकास्टिंग प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों आपको ये क्या करना है, आपको ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को सिंपल टर्मिनोलॉजीज में कन्वर्ट करके एक फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। और ये है डिमांड का, ठीक है, सप्लाई चेन है, पर सप्लाई चेन समझ में आ गई, और नीचे डिमांड है। आपको क्या करना है ना, जैसे इसमें तो सारी चीजें हैं, आपको सेपरेट सेपरेट एक फ्लो चार्ट बनाना है, डिमांड और सप्लाई दोनों का। ठीक है बच्चों, इसके आगे आपको मैं जो चीजें कराऊंगा वो आप पहले तो ये देखिए, ठीक है। ये तो था लॉ ऑफ सप्लाई, जो मैंने प्राइस एंड क्वांटिटी, ये देखो प्राइस एंड क्वांटिटी का बताया था आपको, ये रहा लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, मूवमेंटल ऑफ सप्लाई का। और ये डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड है कि डिमांड से कैसे अफेक्ट पड़ेगा। क्वांटिटी है लेकिन ये इसमें डिमांड का ग्राफ है और ये सप्लाई का ग्राफ है। मैंने आपको सप्लाई में समझाई थी वो चीज। अभी प्राइस एंड क्वांटिटी में डिमांड एंड सप्लाई ऐसे मीटअप करती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं आपको कल डेरिवेटिव्स बताऊंगा, ग्राफ्स बताऊंगा, और फिर हम ये चैप्टर खत्म करेंगे, फिर ह्यूमन रिसोर्स बताऊंगा मैं आपको। ठीक है बच्चों, थैंक यू आज के लिए।